नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की खबरों, छुई बातों और फसक की कचमोली रलिया कर हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा खबर। इस हफ्ते ऐसी बिज्जा खबरें हैं जिनके लिए आपको फंचा भर भर के बधाई बनती है। होली की अग्रिम और चैंपियंस लीग जीतने की थोड़ी सी विलंबित बधाई तो पूरे देश के लिए है, लेकिन बाकी की सारी बधाइयां विशेष तौर से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए। तो देवतुल्य जनता को पहली बधाई तो ये कि आपके और हमारे प्रिय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को केंद्र सरकार ने विशेष सम्मान दिया है। उन्हें हाल ही में उस GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया है, जिसमें देश भर के सिर्फ 7 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस मंत्री समूह का काम प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिए विशेष टैक्स लगाने का होगा। समूह में हमारे यशस्वी वित्त मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। तो हम सभी सड़क छाप अषाढ़ू पूसुओं को फंचा भर भर के बधाई कि केंद्र सरकार ने हमारे नेताजी को ये अहम जिम्मेदारी देकर इस पहाड़ी राज्य को सम्मान दिया है। अब नेताजी खुद पहाड़ियों का कितना सम्मान करते हैं ये अलग मसला है, लेकिन केंद्र ने शायद उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखा होगा कि देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी से लेकर गैरसैंण तक आजकल हर उत्तराखंडी की जुबान पर बस उन्हीं का नाम जो है। या ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार ने उनकी ये विलक्षण प्रतिभा देखी हो कि अपनी विधायक निधि खर्च करने के मामले में वो प्रदेश के सबसे फिसड्डी मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने इस निधि का सिर्फ 33% ही खर्च किया है। उनसे पीछे संभवतः सिर्फ एक अन्य मंत्री हैं जिनका नाम तो धन सिंह रावत है, लेकिन धन उन्होंने सिर्फ 29% खर्च किया है। बधाइयों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पहाड़ के अषाढ़ू पूसुओं के लिए जिस सड़क छाप शब्द का इस्तेमाल किया था, वो शब्द हमारा दिया गया शब्द नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का दिया हुआ शब्द है जो देश की सबसे अनुशासित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिन लोगों को ये संदर्भ नहीं पता, वे जान लें कि अभी हाल ही में जब देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आए थे, ठीक उसी दिन गैरसैंण में भी एक प्रदर्शन हुआ जिसमें शामिल लोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन पर ही टिप्पणी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना था कि 2027 का चुनाव आने वाला है, इसलिए सड़क छाप अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब महेंद्र भट्ट जी ऐसे ही भौंकुच बोल गए हों। अपने शब्दों पर उनका नियंत्रण इतना कमजोर है कि वे कई बार ऐसे बयान दे देते हैं कि आप उनकी क्यूटनेस पर बलिहारी जाएं। इस प्रसंग के बाद वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने उनसे जुड़ा ऐसा ही एक भारी क्यूट किस्सा शेयर किया है। वो लिखते हैं, किसी समय मैं महलों वाले महेंद्र भट्ट जी से फेसबुक पर जुड़ा हुआ था। तब वह कई बार नीरा बेवकूफ़ी वाली पोस्ट डालते थे। तो एक बार मैंने उनको सलाह देते हुए कहा कि अपने सोशल मीडिया चलाने वाले मूर्ख व्यक्ति को हटाओ, आप इतने सम्मानित और उदार व्यक्ति हैं, ये मूर्ख तो आपकी बाट लगा देगा। तब महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि मैं तो अपना सोशल मीडिया खुद ही चलाता हूँ। दब बोला। अब इस प्रसंग में उनकी क्यूटनेस पर कौन न बलिहारी जाए। उनकी ऐसी ही निश्चल क्यूटनेस आप तब भी देख सकते हैं जब वो कहते हैं कि प्रदेश मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा, इसका फैसला तो मोदी जी करेंगे। ये बात सही है कि मौजूदा भाजपा में राज्य के मंत्रियों से जुड़े फैसले भी केंद्र से ही होते हैं, जैसे कांग्रेस के ज़माने में 10 जनपद से हुआ करते थे। लेकिन इस बात को सरेआम स्वीकार करने के लिए भट्ट जी जैसी क्यूटनेस तो चाहिए ही। वैसे इस बार महेंद्र भट्ट जी ने आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों को लेकर जो टीप की है, वो कहीं से भी क्यूट नहीं बल्कि घोर आपत्तिजनक और धूर्तता है। लेकिन ऐसे धूर्त बयानों का सिलसिला अब इतना लंबा हो चुका है कि माननीयों द्वारा उवाचे गए अपशब्दों में सड़क छाप जैसा शब्द तो अब जनता को अपशब्दों की श्रेणी में बहुत ही माइल्ड लगता है। बहरहाल, बधाइयों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आप सभी को घाम तापो पर्यटन की शुरुआत होने की भी बधाई। प्रधानमंत्री ने अपने हालिया दौरे में जब हर्षिल से ये शब्द कहे तो आसपास की सभी पहाड़ियां तालियों से गूंज उठी थी। वैसे ये घाम तापो पर्यटन सच में एक अच्छी पहल हो सकती है जो सर्दियों में भी उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है। ऐसा भी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट कोई पहली बार सामने आया है। आज से पहले भी कई लोग इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने की बात कर चुके हैं, बल्कि कांग्रेस ने तो साल 2017 में इसे बाकायदा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने इसे बड़ा फलक दे दिया, और अगर राज्य सरकार इस दिशा में सुनियोजित तरीके से काम करे तो इससे पहाड़ों में कई नए डेस्टिनेशन तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन कांडे ऐसे लगे हुए हैं कि यहाँ इवेंट तो खूब चरक फरक वाले होते हैं, लेकिन उनका हासिल नीलबटे सन्नाटा। इसी के लिए गढ़वाली में एक पखाना है कि दिखे नेबल पिंगल पट और खाणु देन अलोण पट।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस वीडियो में देखिए, जहां जल संस्थान के लोग प्रधानमंत्री के लौटने के कुछ ही घंटों बाद उस पाइपलाइन को ही समेटकर उखाड़कर चलते बन रहे हैं, बल जिसे सर्दियों में पानी की सप्लाई जारी रखने के लिए बिछाया गया था ताकि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यह वीडियो वायरल होने के बाद जल संस्थान ने यह पाइप तो वापस छोड़ दिया, लेकिन इस घटनाक्रम से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार की मंशा सच में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की है या फिर सिर्फ इसका स्वांग रचने भर की। बात स्वांग से आगे बढ़ सके तो इस हफ्ते एक अच्छी खबर यह भी आई कि सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के पूरे होने पर रोपवे से 18,000 यात्री प्रतिदिन केदारनाथ और 11,000 यात्री प्रतिदिन हेमकुंड साहिब पहुंच सकेंगे। करीब 6,811 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना 6 साल में पूरी होगी। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा अक्सर ये कहा करते थे कि उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए रोपवे ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। वो मानते थे कि बड़े बांध, शराब, चीड़ और मोटर रोडों ने ही पहाड़ को बर्बाद किया है। हर जगह चौड़ी सड़कों का होना पहाड़ की यात्रा को कुछ हद तक सुगम तो बना सकता है, लेकिन ऐसा करने से तबाही की आशंका भी लगातार बढ़ती जाती है। ऐसे में रोपवे पहाड़ों में एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं और उन्हें भी घाम से संचालित किया जा सके, यानी सोलर पावर पर उनकी निर्भरता ज़्यादा हो सके, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लेकिन सवाल फिर से वही कि धरातल पर यह योजना उतरने से पहले ही यहाँ बिजोग पड़ने की स्थितियां बन पड़ती हैं। इसी रोपवे वाली परियोजना को लेकर बीते कई साल से घोषणाओं की झड़ी लगती रही है और अब स्वीकार्यता मिली भी है, तो एक अहम सवाल ये भी है कि करीब 7,000 करोड़ की इस परियोजना में कुछ स्थानीय लोगों को भी टेंडर मिलेंगे या यहाँ भी गुजरात के ठेकेदार ही ठेका ले उड़ेंगे। ये सही है कि ऐसी परियोजना के लिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा हो तो इसके लिए कई रास्ते तैयार किए जा सकते हैं ताकि निर्माण के स्तर पर भी ये परियोजना उत्तराखंडी समाज के लिए रोजगार के अवसर खोल सके। वरना भौंकुच फरकाने के घपरोल के बीच कमीशन का गणित निरंतर चलायमान ही रहेगा और हम असाड़ू पूसू घाम ही तापते रह जाएंगे। बहरहाल, बधाइयों के क्रम में उत्तराखंडियों को एक और बधाई कि प्रदेश में नया घोटाला हुआ है। इस बार मामला UTU यानी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है। इस यूनिवर्सिटी में ERP सॉफ्टवेयर यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का काम लखनऊ की कंपनी ओमनी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। इस कंपनी के निदेशक यासीर अहमद कुरैशी और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सुशील सिंह हैं। बीती 16 जनवरी को जब उत्तराखंड शासन के अधिकारियों ने कंपनी से डेमोन्स्ट्रेशन करवाया तो उन्होंने पाया कि इस सॉफ्टवेयर में तो कांडे लगे हुए हैं और ये तो गौ का काम को ना मौ का काम को वाला है। ERP का प्रमुख काम ही सारे डेटा को सेंट्रलाइज्ड करना है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर तो वो तक नहीं कर रहा, जबकि इसके लिए यूनिवर्सिटी 2 करोड़ रुपए हर साल कंपनी को चुका रही है। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार समर्थ नाम का फ्री सॉफ्टवेयर दे रही है, लेकिन जांच में पता चला है कि 2 करोड़ सालाना वाला सॉफ्टवेयर इतना समर्थ भी नहीं है जितना कि समर्थ पोर्टल है। समर्थ जहां पूरी तरह से फ्री है, वहीं ये कंपनी 667 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष ले रही है। उस पर भी तुर्रा ये कि सिर्फ बैक पेपर के नाम पर भी कंपनी को 30 से 35 लाख का भुगतान यूनिवर्सिटी ने किया है, जबकि इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होना चाहिए था। शासन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि UTU द्वारा ERP बनाए जाने और इसके संचालन में और कंपनी को भुगतान करने में लापरवाही और अनियमितता की गई है, जो सीधे सीधे सांठगांठ को दर्शाती है। इसके लिए कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट को तुरंत निरस्त किया जाए और उच्च स्तरीय समिति से पूरे मामले की जांच करवाने के बाद इसमें शामिल रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे ही एक घोटाले के बारे में हमने कुछ समय पहले विस्तार से बताया था, जो कि सहकारी समितियों में चल रहा था। अब वैसा ही ERP का घोटाला UTU में सामने आया है। सामने भी ऐसे आया है कि जब किसी छात्र का पैसा लेकर नंबर बढ़ाए जाने की बात सामने आई थी, यानी इस फुंड धुलिया सॉफ्टवेयर में डेटा भी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज था कि वहां खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। खैर, प्रदेश में इतने बड़े बड़े घोटाले आए दिन हो रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए तो अब हमारे नेता और अधिकारी चूड़े बुखड़े की तरह बुखा जाते हैं। प्रदेश की देवतुल्य जनता को एक बधाई इसकी भी कि अब बल बद्रीनाथ और केदारनाथ में VIP लोगों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैसे ये शुल्क लेने की व्यवस्था 2023 में ही शुरू हुई थी और मंदिर समिति को इसके एक ही साल में 1.5 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था। लेकिन VIP लोगों के शुल्क का लेखा जोखा रखने में बल बिज्जा कठिनाई आ रही है, इसलिए अब शुल्क ही समाप्त किया जा रहा है। हालांकि कोई झूठू ये ना समझे कि शुल्क खत्म हो गया इसका मतलब VIP कल्चर भी खत्म हो जाएगा और कोई माननीय भी आपको अब आम जनता वाली लाइन में खड़े नजर आ जाएंगे।
वीआईपी लोगों के दर्शन अब भी वीआईपी तरीकों से ही होंगे, बस उन्हें 300 रुपए की जो भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती थी, जिससे वीआईपी लोगों के पूरे महीने का खर्च ही ऊपर नीचे हो जाता था, अब वो जनहित को देखते हुए माफ कर दिया गया है। इसके बाद हमारे माननीय देवता के दरबार में जब भी पहुंचेंगे, लेकिन देवता खुद माननीयों के दरबार में आने लगे हैं। आज ही सचिवालय में एक कर्मचारी पर देवता अवतरित हुए, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति एक चालक हैं और आज जब मुख्यमंत्री बैठक के लिए जा रहे थे, ठीक तभी इन पर देवता अवतरित हुए। संकट आने वाले वीडियो में इन व्यक्ति को आप कहते हुए सुन सकते हैं कि उन्होंने आदेश आदेश कहने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री पर संकट आने वाला है। अब बक्याओं से लेकर पुछेरों तक की लिमिटेशन ये होती है कि उनकी बातें सांकेतिक होती हैं। नास्त्रदमस तक की भविष्यवाणियां तभी डिकोड हो पाई जब वे घटनाएं घट चुकी थी। बहरहाल, बधाइयों के क्रम में आप सभी को बारामासा टीम की ओर से होली की खूब सारी बधाई। रंगों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास के खूब सारे रंग लेकर आए। उत्तराखंड में कुमाऊनी होली का विशेष महत्व है, तो आप लोगों के लिए ये विशेष बधाई। जो नर जीवे खेले पार, जीवेंगे जी जीवेंगे, योगों को कुटम कबीला, गोरु रे बाचा नाना रे तीना, सबे जीवे लाख भरी, जीवेंगे जी जीवेंगे। आज का एक कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया पहला नमस्कार।